friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our top 40 MCQs from AVM Module D. यानी दोस्तों AVM Module D से हम लोग टॉप 40 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो जो मेन MCQs है सभी यूनिट से लिए गए हैं और चूंकि पूरा का पूरा हमारा जो ये मॉड्यूल डी है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है, तो थ्योरी ही आपको MCQs मिलेंगे। लेकिन आप दोस्तों ट्राई कीजिएगा कि पहले खुद से आंसर ढूंढने का जो भी आपने पढ़ा है और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो आप अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो लेसन को यूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक। कंप्लायंस फंक्शन का क्या रोल है बैंक में? पहला है इट्स आइडेंटिफाई, एसेस, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस रिस्क टू द बैंक बोर्ड। दूसरा है इट मैनेजेस द बैंक फाइनेंशियल रिस्क। तीसरा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ द बैंक प्रोडक्ट। और चौथा है इट ओवरसीज द बैंक टेक्नोलॉजी सिस्टम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइडेंटिफाई करेगा, एसेस करेगा, मॉनिटर करेगा, रिपोर्ट करेगा कंप्लायंस रिस्क पे किसे? बैंक बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लायंस रिस्क होता क्या है? पहला द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, द रिस्क ऑफ फ्रॉड विद इन द बैंक, the risk of legal or regulatory sanction, material financial loss or loss of reputation due to failure to comply with laws, rules and regulation। और डी है दोस्तों द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। तो कंप्लायंस रिस्क का मतलब ही होता है कि आपका जो लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन होता है या मटेरियल फाइनेंशियल लॉस है या लॉस ऑफ रेपुटेशन है, क्योंकि आप लॉ से, रूल से, रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यही होता है हमारा कंप्लायंस रिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लायंस फंक्शन, हु डज द कंप्लायंस फंक्शन रिपोर्ट टू इन द बैंक, यानी कंप्लायंस फंक्शन किसे रिपोर्ट करते हैं बैंक में? तो CEO, शेयर होल्डर, कस्टमर, द बैंक बोर्ड। करेक्ट आंसर इज द बैंक बोर्ड। तो कंप्लायंस फंक्शन रिपोर्ट टू द बैंक बोर्ड इन अ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी दोस्तों यदि आप लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस नहीं करेंगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? पहला है लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन। दूसरा है इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द बैंक। तीसरा है दोस्तों ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फोर्थ है दोस्तों मोर रिलैक्स रेगुलेशन। बताइए यदि लॉ से, रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कि लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन होता है, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस होता है। क्या कंप्लायंस एक डिपेंडेंट फंक्शन है बैंक में? ट्रू या फॉल्स? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। कंप्लायंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है बैंक में, स्वतंत्र है। व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इन अ बैंक? एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर द बैंक, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग एम्प्लॉय, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस फंक्शन का है कि आप इंश्योर कीजिए कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन से स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हो। वाट एरिया डू कंप्लायंस लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड जनरली कवर? कौन कौन से एरिया को कवर करते हैं? पहला है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, दूसरा है ऑब्जर्वेंस ऑफ मार्केट कंडक्ट, तीसरा है इंश्योरिंग सुटेबिलिटी ऑफ कस्टमर एडवाइस, चौथा है बोथ बी एंड सी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट 1727 का MCQ PDF है ये टोटल 144 पेज में है, यानी दोस्तों 200 MCQs इस पार्टिकुलर चैप्टर से बनाए गए हैं, जो कि एक एक लाइन से बनाए हैं। मैकमिलन बुक से प्रत्येक लाइन से MCQs आपको मिलेगा। 144 पेज में ये MCQs है। इट कवर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को कवर किया गया है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स ये ऐसा ही चीज़ मैंने हर वीडियो में, हर चैप्टर के लिए करके रखा है, ताकि आपको केवल इतना MCQ यदि आप कर लें तो निश्चित रूप से आप इतना तो गारंटेड रहें कि इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वही दोस्तों वही यही मेरा प्रयास रहा है कि आपको उतना MCQs मैं प्रोवाइड कर दूं जिसे आपको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ कि इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप जरूर बना के आएंगे। और यदि आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे इस MCQ PDF को तो निश्चित रूप से आप उसे बना के आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह के PDF चाहते हैं, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ यूनिट वाइज MCQ PDF फॉर ऑल द यूनिट, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन नंबर shown on the screen. I will provide you the detail regarding how to purchase this type of plan. Okay, and this will ensure that all the type of MCQ will be covered in this plan. So friends, now let's continue to our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेयर डू कंप्लायंस लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम। यानी कंप्लायंस, रूल, लॉज, स्टैंडर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? प्राइमरी लेजिस्लेशन, मार्केट कन्वेंशन, कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक, ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों कहाँ से ये सब ऑरिजिनेट होते हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी प्राइमरी लेजिस्लेशन, मार्केट कन्वेंशन, कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू स्टाफ मेंबर, इन सभी से दोस्तों ये कंप्लायंस, लॉज, रूल्स, स्टैंडर्ड ऑरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फॉर्मुलेट करते हैं कंप्लायंस फंक्शन की पॉलिसी को बैंक में? कंप्लायंस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कस्टमर और लास्ट है शेयर होल्डर। दोस्तों ये जो कंप्लायंस पॉलिसी होता है, पॉलिसी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन होता है बैंक में, ये फॉर्मुलेट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंस फंक्शन के लिए बैंक में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कस्टमर, शेयर होल्डर या कंप्लायंस ऑफिसर?
तो दोस्तों ये कंप्लायंस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कंप्लायंस ऑफिसर, शॉर्ट में सीओ कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्लायंस का बैंकिंग ऑपरेशन में? प्रॉफिट बढ़ाना बैंक के लिए, एडहेयर करना फेयर प्रैक्टिस कोड से। तीसरा है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज करना। चौथा है कस्टमर कंप्लेन को कम करना। सही जवाब है दोस्तों एडहेरेंस टू द फेयर प्रैक्टिस कोड, ये इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंपैक्ट होता है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बीच में कोलैबोरेशन का बैंकिंग ऑपरेशन में? कोई इंपैक्ट नहीं होता है, मिनिमल इंपैक्ट पड़ता है, रेडिकल चेंजेस है, रिड्यूस एफिशिएंसी है। दोस्तों सही जवाब है इसका रेडिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों कंप्लायंस क्रिटिकल है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए? पहला है टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द बैंक, टू इंश्योर एफिशिएंट कस्टमर सर्विस, टू नर्चर ट्रस्ट ऑफ कस्टमर, टू अवॉइड रेगुलेटरी पेनल्टी। तो दोस्तों कंप्लायंस क्रिटिकल क्यों है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए? सही जवाब है दोस्तों टू नर्चर ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। व्हाट शुड कंप्लायंस इन अ बैंकिंग ऑपरेशन एम्ब्रेस? यानी दोस्तों बैंकिंग ऑपरेशन में जो कंप्लायंस है वो क्या एम्ब्रेस करता है? पहला है ओनली लीगल रिक्वायरमेंट, दूसरा है नैरो स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, तीसरा है एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस, चौथा है डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों बैंकिंग ऑपरेशन में जो कंप्लायंस है वो एम्ब्रेस करता है एथिकल कंडक्ट एंड गुड गवर्नेंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड कंप्लायंस डू बियॉन्ड व्हाट इज लीगली बाइंडिंग? यानी जो चीज़ लीगली बाइंडिंग है इसके बियॉन्ड कंप्लायंस क्या करे? एम्ब्रेस नैरोअर स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, बी कर रहा है रिड्यूस कस्टमर कंप्लेन, सी कर रहा है ट्रस्ट कस्टमर फेयरली, चौथा कर रहा है दोस्तों इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द बैंक। दोस्तों सही जवाब है इसका ट्रस्ट कस्टमर फेयरली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या पर्पज़ है ब्रीचेज और नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करने का इंस्पेक्शन के दौरान? टू इंश्योर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इज इन्फॉर्म, टू इंश्योर दैट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज इन्फॉर्म, टू इंश्योर रीजनल जनरल हेड इज इन्फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ब्रीचेज या नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करने का इंस्पेक्शन के दौरान इसका मेन पर्पज़ ये है कि यही सभी चीज़ सीओ इन्फॉर्म हो, आरएमडी इन्फॉर्म हो, जनरल हेड इन्फॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉपी किया जाएगा? हु शुड बी कॉपीड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ब्रीचेज नॉन कंप्लायंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन? यानी इंस्पेक्शन के दौरान जो हमारे ब्रीचेज या नॉन कंप्लायंस है तो किसे कॉपी किया जाएगा? सीसीओ को, सीओ को, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, या रिस्पेक्टिव रीजनल जनरल हेड को? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ABCD, यानी ये सभी को रिस्पॉन्स किया जाएगा। क्या पर्पज़ है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, गवर्नेंस प्रोसेस का? पहला है इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, इंप्रूव करना, ब्रीचेज नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई करना, प्रिवेंट करना, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करना, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ब्रीचेज और नॉन कंप्लायंस को इंश्योर करना कि रिपोर्ट हो रहा है, इवैल्यूएट करना, इंप्रूव करना रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल और गवर्नेंस प्रोसेस को। सी कर रहा है कि कंप्लायंस विथ रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ को इंश्योर करना, और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ इंश्योर करना है। क्या रिकमेंडेड एक्शन होता है जब कोई ब्रीच या नॉन कंप्लायंस को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी इंस्पेक्शन के दौरान? दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए किसी से, आरओ को, जेडो को। दिशा कर रहा है रिपोर्ट कीजिए सीसीओ को और आरओ को, जेडो को, और केवल रिपोर्ट कीजिए सेंट्रल ऑफिस पे। बताइए क्या सही जवाब है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आप जो भी ब्रीच या नॉन कंप्लायंस हुआ है उसे सीसीओ को तो रिपोर्ट करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो हमारे रीजनल ऑफिस या जनरल ऑफिस में है उसे भी रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन? यानी IAF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइड करना इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और गवर्नेंस सिस्टम पे। बी कर रहा है कि एश्योरेंस प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सिस्टम की एक्यूरेसी पे। सी कर रहा है ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना बैंक को। डी कर रहा है गाइडेंस प्रोवाइड करना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस प्रोवाइड करना इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और गवर्नेंस सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन? यानी इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नेचर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, उनके पास सफिशिएंट अथॉरिटी होता है किसी बैंक के अंदर, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे और वो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, ये केवल फोकस होता है फाइनेंशियल कंट्रोल पे। और डी कर रहा है कि इट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ द बैंक एंड ओनली रिपोर्ट टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ए, दैट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट, यानी जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ये स्वतंत्र है और इनका सफिशिएंट अथॉरिटी होता है बैंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एसेंशियल है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के इफेक्टिवनेस के लिए? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और एडुकेट फंडिंग, और डी कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो दोस्तों इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है दोस्तों कि हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो इंटरनल ऑडिटर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल ऑडिटर व्हाट मस्ट इंटरनल ऑडिटर एक्ट विथ? इंटीग्रिटी, बायस, पार्शियलिटी, इंडिफरेंस। करेक्ट आंसर है इंटीग्रिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इंटरनल ऑडिटर पॉलिसी के बैंक के लिए? ये जरूरी नहीं है बैंकों के पास कि इंटरनल ऑडिट पॉलिसी हो। द इंटरनल ऑडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक मस्ट बी डिजाइन टू हिंडर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बैंक मस्ट हैव एन इंटरनल ऑडिट पॉलिसी दैट प्रमोट एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। द इंटरनल ऑडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक शुड ओनली कवर सर्टेन एंटिटीज एंड एक्टिविटीज। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कि बैंक के पास एक इंटरनल ऑडिट पॉलिसी हो जो कि प्रमोट करे एक एफिशिएंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन।
क्या स्कोप है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का बैंक में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन ओनली कवर सर्टेन एक्टिविटीज एंड एंटिटीज ऑफ द बैंक. IAF डज नॉट कवर मैटर ऑफ रेगुलेटरी इंटरेस्ट. IAF कवर ऑल एक्टिविटीज एंड एंटिटीज ऑफ द बैंक. द स्कोप ऑफ IAF इज डिटरमाइंड बाय ऑडिट कमिटी. दोस्तों इसका सही जवाब है, पूछ रहा है कौन सा स्कोप है, तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये सारे एक्टिविटीज़ एंड एंटिटीज़ को कवर करता है बैंक का. दोस्तों क्या पर्पज़ है कंप्लायंस टेस्टिंग और रिपोर्टिंग कंडक्ट कराने का? देखिए पूछा जा रहा है कि कंप्लायंस टेस्टिंग और रिपोर्टिंग द रिजल्ट. आपने कंप्लायंस टेस्टिंग कंडक्ट किया, उसका रिजल्ट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं बोर्ड को, ACB को, MD को, CEO को. इसका पर्पज़ क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें और एसेस करें मेन कंप्लायंस रिस्क को जो कि बैंक फेस कर रही है. बी कर रहा है कि आप इंश्योर करें कि कंप्लायंस सस्टेनेंस इज एक इंटीग्रल पार्ट है कंप्लायंस टेस्टिंग का और एनुअल असेसमेंट एक्सरसाइज का. सी कर रहा है कि आप इंश्योर करें कि सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन से जो कंप्लायंस है और दूसरे डायरेक्टिव फ्रॉम एन RBI टाइमली और सस्टेनेबल मैनर में. और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी चीज़ें आपको इंश्योर करना होता है. यही पर्पज़ है कि आप कंप्लायंस टेस्टिंग को कंडक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट को बोर्ड, ACB, MD या CEO को रिपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस डिपार्टमेंट का जो कि सेंट्रल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या हेड ऑफिस पे इस्टेब्लिश किया गया? पहला है कंप्लायंस टेस्टिंग कंडक्ट करना, दूसरा है कि आइडेंटिफाई करना, एसेस करना कि मेन कंप्लायंस रिस्क जो कि बैंक फेस कर रही है, तीसरा है कि प्लान फॉर्मुलेट करना ताकि कंप्लायंस रिस्क को मैनेज कर सकें, और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कितने हाउ ऑफन शुड द मेन कंप्लायंस रिस्क फेसिंग द बैंक बी आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड? यानी कितने समय के बाद जो मेन कंप्लायंस रिस्क बैंक फेस कर रही है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और असेस किया जाना चाहिए? हर एक 2 साल में, इस साल में एक बार, फिर हर एक 6 महीना में एक बार और एक क्वार्टर में एक बार. सही जवाब है दोस्तों वंस अ ईयर. दोस्तों व्हाट शुड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्लायंस टेस्टिंग एंड एनुअल असेसमेंट एक्सरसाइज? तो एक कंप्लायंस टेस्टिंग और एनुअल असेसमेंट एक्सरसाइज का इंटीग्रल पार्ट क्या हो? कंप्लायंस सस्टेनेंस, कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस मिटिगेशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग. बताइए दोस्तों कंप्लायंस टेस्टिंग और एनुअल असेसमेंट एक्सरसाइज का इंटीग्रल पार्ट क्या हो? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कंप्लायंस सस्टेनेंस. दोस्तों व्हाट शुड बी इंश्योर विद द सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशन एंड अदर डायरेक्टिव फ्रॉम RBI? यानी क्या इंश्योर किया जाए सुपरवाइजरी ऑपरेशन के साथ और दूसरे डायरेक्टिव फ्रॉम RBI? कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस रिस्क मॉनिटरिंग. सही जवाब है दोस्तों कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे डेजिग्नेट किया जाए CCO, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बैंक में? कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव को, एक जनरल मैनेजर को या कंप्लायंस ऑफिसर को, एक्सटर्नल कंसल्टेंट को? सही जवाब है जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट पोजीशन. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का बैंक में? पहला कंप्लायंस इशू को आइडेंटिफाई करना बैंक में, बैंक के कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करना, सुपरवाइज करना कंप्लायंस फंक्शन की एक्टिविटीज़ को जो कि स्टाफ को असाइन किया गया है, या इनमें से सभी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेसिस है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने का बैंक में? बहुत सारे लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं जो कि बैंक के लिए एप्लीकेबल होते हैं. बी कर रहा है कि मास्टर सर्कुलर है, मास्टर डायरेक्शन है RBI का. सी कर रहा है कि RBI का गाइडलाइन जो कि टाइम टू टाइम इशू होता है. डी कर रहा है कि ऑल ऑफ द अबव. दोस्तों ये सभी के सभी बेसिस हैं, राइट, जिससे आप कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेसिस है कंप्लायंस रिस्क को एसेस करने का एक बैंक में? रेगुलेटरी फोकस, नेचर ऑफ एक्टिविटी, बैंक एक्सपोजर टू इट, ऑल ऑफ द अबव. तो कंप्लायंस रिस्क को एसेस करने का बेसिस है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी हैं. दोस्तों किसे क्या कंसीडर किया जाए जब भी आप कंप्लायंस रिस्क को एसेस करें किसी बैंक में? रेगुलेटरी फोकस, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. दोस्तों व्हाई शुड द कंप्लायंस डिपार्टमेंट बी इंडिपेंडेंट? क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्यों किसी ऑडिट इंस्पेक्शन ड्यूटी नहीं असाइन होना चाहिए? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें, ताकि वर्कलोड एफिशिएंसीज को इंक्रीज करें, ताकि कॉस्ट को सेव करें, ताकि रेगुलेटरी ओवरसाइट को रिड्यूस करें. दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट स्वतंत्र हो और उसे कोई ऑडिट या इंस्पेक्शन ड्यूटी न दिया जाए. दोस्तों क्या किया जाए ताकि इंश्योर कर सके कि जो कंप्लायंस फंक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट रिव्यू से सब्जेक्टेड हो? पहला ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटर को असाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल ऑडिटर कंसल्टेंट को हायर करें, नंबर ऑफ कंप्लायंस स्टाफ को इंक्रीज करें, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी को इस्टेब्लिश करें. दोस्तों सही जवाब है इसका कि आप इंडिपेंडेंट रिव्यू कमेटी को इस्टेब्लिश करें ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो कंप्लायंस फंक्शन की एक्टिविटीज़ है वो इंडिपेंडेंट रिव्यू से सब्जेक्टेड है. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों कंप्लायंस फंक्शन और ऑडिट फंक्शन किसी बैंक का सेपरेट रखा जाए? मैंने पहले भी बताया है इसका मेन पर्पज़ है इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कंप्लायंस डिपार्टमेंट करे ताकि जो CCO हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली कर पाएँ? बताइए CCO क्या कंप्लायंस डिपार्टमेंट करे? तो ऑप्शन कर रहा है, तो ऑप्शन को जरा देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए है कोऑर्डिनेट करे बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ, फील्ड ऑफिस के साथ, बैंक के ब्रांचेस के साथ. बी कर रहा है कि नंबर ऑफ कंप्लायंस स्टाफ को बढ़ाएं. तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि यानी कि कोऑर्डिनेट करना ये सबसे बेहतरीन तरीका है. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पार्टिसिपेट करते हैं क्वार्टरली डिस्कशन जो कि RBI के साथ हेल्ड होता है और कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं SSM, RBI और टीम ऑफ कंप्लायंस इशू? ऑप्शन कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CCO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. करेक्ट आंसर है दोस्तों CCO. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लायंस स्टाफ क्या
व्हाट शुड कंप्लायंस स्टाफ हैव एक्सेस टू, क्या है कंप्लायंस स्टाफ के पास क्या एक्सेस होना चाहिए ताकि वो कंप्लायंस रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकें। पहला है रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन, दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स, तीसरा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, चौथा है अनवेरीफाइड डेटा। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एग्जामिन किया जाए सभी कंप्लायंस फेलियर के लिए, तो स्टाफ प्रमोशन, स्टाफ बोनसेस, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, स्टाफ वैकेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। क्या सिस्टम, किस तरह के सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए ताकि हम ड्यू वेटेज दे सके कंप्लायंस के रिकॉर्ड को परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान, सभी स्टाफ मेंबर के परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान हम कैसे सिस्टम को डिज़ाइन करें ताकि हम ड्यू वेटेज दे सकें कंप्लायंस के रिकॉर्ड को। ऑप्शन ए कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, बी कर रहा है कंप्लायंस सिस्टम, सी कर रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, डी कर रहा है अकाउंटिंग सिस्टम। सही आंसर है दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है कि आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, दैट्स व्हाई यू विल डिज़ाइन अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कंप्लायंस फंक्शन कैसा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला है डिपेंडेंट, लिमिटेड रिसोर्स, अनडिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है इंडिपेंडेंट, लिमिटेड रिसोर्स, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिपेंडेंट, सफिशिएंट रिसोर्स, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा है इंडिपेंडेंट, सफिशिएंट रिसोर्स, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंप्लायंस फंक्शन इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, सफिशिएंट रिसोर्स हो इसके पास और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों क्या सब्जेक्टेड होगा पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी इंटरनल ऑडिट फंक्शन इनमें से किसे पीरियोडिकली रिव्यू करेगी और इंडिपेंडेंट रिव्यू करेगी। पहला है कंप्लायंस स्टाफ सैलरी, दूसरा है कंप्लायंस स्टाफ वैकेशन, तीसरा है कंप्लायंस फंक्शन एक्टिविटीज, चौथा है कंप्लायंस स्टाफ परफॉर्मेंस। सही जवाब है दोस्तों कंप्लायंस फंक्शन एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हिस्टोरिकल अप्रोच है कंप्लायंस इन रिस्क मैनेजमेंट विद इन बैंक, यानी हिस्टोरिकल अप्रोच क्या था कंप्लायंस का रिस्क मैनेजमेंट विद इन बैंक। पहला है रिस्क बेस्ड एंड ड्यू डिलिजेंस, दूसरा है प्रोएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड, तीसरा है रिएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड, चौथा है दोस्तों रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कमिटमेंट बेस्ड। सही जवाब है दोस्तों इसका रिएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अप्रोच क्या, ये देखिए ये हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच था। करंट अप्रोच क्या है दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज़ का फॉर्मेट है ना, यदि आप केवल इतना ही पढ़ लेंगे ना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए। देखिए ये तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, मेरे मैंने बताया ना कि पूरा मॉड्यूल डी से लगभग 600 से 700 क्वेश्चन है, समझिए बात को। प्रत्येक यूनिट से दोस्तों 100 से 150 क्वेश्चन है। यदि आप इतना ही कर लेना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार यदि आप कर लें, निश्चित रूप से मॉड्यूल डी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यदि आप इस तरह की पीडीएफ को चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको एमसीक्यूज़ पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा हर एक यूनिट का, दैट टू इन जस्ट शॉर्ट टाइम। तो करंट अप्रोच क्या है दोस्तों कंप्लायंस का, रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क बेस्ड एंड ड्यू डिलिजेंस, प्रोएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड, रिएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड। तो दोस्तों अभी के समय है रिस्क बेस्ड एंड ड्यू डिलिजेंस, पहले के समय था रिएक्टिव एंड प्रोसेस बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जरूरी है डिमॉन्स्ट्रेट करने का, क्यों जरूरी है डिमॉन्स्ट्रेट करना ड्यू डिलिजेंस कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट में किसी बैंक के अंदर। पहला है इफेक्टिव सिस्टम दैट एम्फसाइज रिजल्ट, दूसरा है रिएक्टिव अप्रोचेस टू कंप्लायंस, तीसरा है फुल एंड कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट, चौथा है कमिटमेंट टू द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। सही जवाब है दोस्तों इफेक्टिव सिस्टम दैट एम्फसाइज रिजल्ट। दोस्तों क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ड्यू डिलिजेंस का, ये कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट बैंक के अंदर। पहला कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, दूसरा रिएक्टिव अप्रोच टू कंप्लायंस, तीसरा है कमिटमेंट टू कंप्लायंस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कंप्लायंस फंक्शन का एक बैंक के अंदर, प्रॉफिट बढ़ाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एसेस करना, इंप्रूव करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना, कस्टमर कंप्लेंट को मिनिमाइज करना। दोस्तों प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस फंक्शन का है कि हम एसेस करें और इंप्रूव करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। दोस्तों इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है कंप्लायंस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। पहला इंश्योर करना कंप्लायंस एथिकल स्टैंडर्ड के साथ, दूसरा मार्केटिंग कॉम्पैक्ट डेवलप करना, तीसरा एसेस करना और इंप्रूव करना पॉलिसीज़ को, गाइडलाइंस को, प्रोसीड्यूर को, चौथा रिपोर्ट करना रेगुलेटरी और ऑडिट कमेटी को और बैंक के CMD को। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेवलपिंग मार्केटिंग कंपेन। मार्केटिंग कंपेन का कोई मतलब नहीं है कंप्लायंस फंक्शन से। दोस्तों इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAAP का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इंश्योर करना कि एडिक्वेट कैपिटल हो ताकि हम सारे रिस्क को सपोर्ट कर सके और इनकरेज कर सके बेटर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक को, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या रिस्क है जो कि IC इंटरनल कैपिटल असेसमेंट फैक्टर करते हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, अदर रेजिडुअल रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, अदर रेजिडुअल रिस्क। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल, अदर रेजिडुअल रिस्क। पिलर 2 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है NBFC के लिए, यस या नो। तो दोस्तों सही जवाब है इसका नो, पिलर 2 कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती NBFC के लिए। क्या मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाए इंटरनल कैपिटल असेसमेंट के लिए, तो वो किससे प्रोपोर्शनल हो। पहला है स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तीसरा है नंबर ऑफ कस्टमर, चौथा है लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। एक एक क्वेश्चन आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। ऑल दिस क्वेश्चन आर फ्रेम फ्रॉम मैकमिलन बुक, इट कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिट।
तो दोस्तों इंटरनल कैपिटल असेसमेंट के लिए जो मेथोलॉजी यूज़ किया जाएगा वो है स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनबीएफसी क्या कंडक्ट करे कमर्शियल बैंक के लाइन में, एक्सटर्नल ऑडिट, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा इंटरनल असेसमेंट ऑफ द नीड ऑफ कैपिटल। सही जवाब है दोस्तों इसका इंटरनल असेसमेंट ऑफ द नीड ऑफ द कैपिटल। प्रिस्क्राइब सीलिंग क्या है, लीवरेज का जो भी इंटिटीज़ हैं जैसे नॉट मेंशन 25%, सही जवाब है इसको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली। डिफरेंशियल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है एनबीएफसी अपर लेयर के लिए टू वाट डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। दोस्तों कुछ प्रोविजनिंग होता है स्टैंडर्ड एसेट के लिए, सही जवाब है दोस्तों डिफरेंशियल प्रोविजनिंग होता है सभी स्टैंडर्ड एसेट के लिए। क्या एक्सपोजर लिमिट है सिंगल बोरोवर या पार्टी का एनबीएफसी, तो पहला है 25%, 40%, 50%, नॉट मेंशन। सही जवाब है दोस्तों 25%। हाउ आर द कंसंट्रेशन लिमिट फॉर एनबीएफसी डिटरमाइन, तो ऑन लिमिट टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल, तो सही जवाब है टीयर 1 कैपिटल, यानी टीयर 1 कैपिटल के द्वारा आप कंसंट्रेशन लिमिट को एनबीएफसी के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या रिस्क बेस्ड सुपरविजन फ्रेमवर्क होता है एनबीएफसी का, बेस्ड ऑन, यानी रिस्क बेस्ड सुपरविजन जो एनबीएफसी का होता है वो किस पे बेस्ड होता है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों इसका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कितने लेयर होते हैं एनबीएफसी का नया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, 1, 2, 3 एंड 4, सही जवाब है 3। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन का सेट है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन का सेट को चाहते हैं प्लीज़ व्हाट्सएप में नंबर ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू द पेड PDF लिंक। धन्यवाद।